हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू स्टडी प्लैनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बैंकिंग अर्थशास्त्र में टैक्स यानी कर से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं आज। तो समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और लेते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मांग की लोच अधिक होने पर करापात किस पर अधिक होगा? मांग की लोच अधिक होने पर करापात किस पर अधिक होगा? विकल्प हैं आपके क्रेता पर, विक्रेता पर, दोनों पर बराबर या फिर किसी पर भी नहीं। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा विकल्प बी, विक्रेता पर। ठीक है, देखिए, वस्तु की मांग लोच जितनी अधिक होगी कर का उतना ही अधिक भार विक्रेता पर पड़ेगा, और लोच जितनी ही कम होगी उतना ही अधिक भार क्रेता पर पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार है तो संपूर्ण भार क्रेता पर पड़ेगा। ठीक है, और अगर मांग की लोच पूर्णतः लोचदार है तो संपूर्ण भार विक्रेता पर पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, वह कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता कौन सा हो जाएगा? चुंगी कर, बिक्री कर, आय कर या फिर सीमा कर यानी सीमा शुल्क। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, आय कर। कैसे? देखिए, करों को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं, पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। याद रखिए, प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान भी करता है, अर्थात वह उसे किसी और पर टाल नहीं सकता। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो प्रत्यक्ष करों का विवर्तन नहीं होता है, यानी कर विवर्तन नहीं होता है। और आयकर, निगम कर, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं, और ये ही वे कर हैं जो वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित नहीं करते। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर जैसे सीमा शुल्क हो गया, बिक्री कर हो गया, चुंगी कर हो गया, ये सब कैसे कर हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं। इनका भार जो है दूसरे व्यक्तियों पर टाला जा सकता है, जिससे मूल्य प्रभावित होता है, या यूँ कहें कि अप्रत्यक्ष करों का कर विवर्तन संभव होता है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऋण ऋणदाता पर अस्थायी बोझ होता है, परमानेंट बोझ होता है? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? दीर्घावधि ऋण, बाह्य ऋण, बलात् ऋण या फिर गैर विमोच्य ऋण? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा गैर विमोच्य ऋण। क्या होता है गैर विमोच्य ऋण? गैर विमोच्य ऋण अर्थात अविश्वसनीय ऋण वह होता है जिसकी कोई विशेष परिपक्वता अवधि नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली आय असमानता को कम करती है? निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली आय असमानता को कम करती है? विकल्प हैं आपके प्रतिगामी कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही होगा? आय असमानता को दूर करने वाली प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रगतिशील कर प्रणाली। ठीक है, देखिए, प्रगतिशील कर न्यायपूर्ण होते हैं, इनका भार धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और निर्धनों पर कम पड़ता है। ये देने की शक्ति के आधार पर लगाए जाते हैं। आपको बता दें कि लोकवित्त में न्याय और कर भार की दृष्टि से करों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भागों में। कौन कौन से वो भाग हैं ये भी जान लीजिए। पहला है आनुपातिक कर। यह कर की वह दर है जिससे कर के आधार में परिवर्तन होने पर भी कर की दर समान रहती है। इससे सभी करदाता अपनी आय का समान अनुपात कर के रूप में भुगतान करते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आनुपातिक कर प्रणाली को अगर ग्राफ के रूप में प्रकट किया जाए तो कैसा होगा? तो यहाँ पे अगर एक्स अक्ष पर टैक्स बेस हो यानी कर आधार हो, और वाई पर टैक्स रेट हो यानी कर की दर। ठीक है, तो कैसा होगा यहाँ पे आनुपातिक कर का ग्राफ? ये ऐसे होगा, सीधा एक्स अक्ष के समानांतर। दूसरा कर है प्रगतिशील कर। ठीक है, प्रगतिशील कर, इस कर प्रणाली में आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है, अर्थात अधिक आय वाला अधिक कर देगा और कम आय वाला कम कर देगा। इसको कैसे ग्राफ पे दर्शित करेंगे? यहाँ पे इसका जो ग्राफ हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। हमने पहले ही बताया है कि एक्स अक्ष पर क्या है? टैक्स बेस है, और वाई पर टैक्स रेट है। तो प्रगतिशील कर का ग्राफ जो है इस तरह से होगा। अगला है प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर, ठीक है, इसमें कर की दर आधार अर्थात आय की वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है।
इसमें जितनी अधिक आय होगी उतना कम कर दिया जाएगा। इस प्रणाली से जो कर का बोझ है गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है। ग्राफ के रूप में कैसे होगा इसका ग्राफ, तो इसका इस तरह से होगा। अगला कौन सा है, अधोगामी कर। यह प्रगतिशील और आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होता है। इसमें एक निश्चित सीमा तक जो कर होता है प्रगतिशील होता है, उसके बाद आनुपातिक हो जाता है। भारत में लगभग इसी प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। ग्राफ के रूप में इसका ग्राफ कैसे होगा, एक्स अक्ष पर टैक्स बेस है, वाई पर टैक्स रेट है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक ये प्रगतिशील होता है, यानी ऐसे होगा, और उसके बाद ये आनुपातिक हो जाता है, यानी एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का इसका ग्राफ होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगा सकती है, संपत्ति कर, भू राजस्व कर, आय कर या फिर आयात निर्यात कर। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे भू राजस्व कर। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय या संघीय कर तथा राज्य करों के बारे में वर्णन है। केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला कौन कौन सा कर है जान लीजिए, जैसे कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, सीमा शुल्क, निगम कर, उत्पाद कर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर कर, उत्तराधिकार कर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कर, वित्तीय प्रलेखों पर, स्टाम्प शुल्क, रेलवे, समुद्र मार्ग, वायु मार्ग पर किराया कर। ये सब कौन से हैं, संघीय कर हैं। राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सा लगाया जाता है, जैसे भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि पर संपदा तथा उत्तराधिकार कर, भूमि व भवन पर कर, शराब व नशीली चीज़ों पर कर, खनिजों के अधिकार पर कर, स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर, मनोरंजन कर, मार्ग कर, विद्युत कर। ये सब राज्य सरकारें लगाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपकर क्या होता है। उपकर क्या होता है, विकल्प हैं आपके, किसी कर पर अधिभार, विलासी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर, आय प्राप्ति का अस्थायी उपाय, या फिर एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाए। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी 7वां प्रश्न है हमारा, व्यय कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है। व्यय कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है। विकल्प हैं आपके, व्यक्तिगत उपभोग संबंधित व्यय पर, होटल में ठहरने, भोजन, शराब आदि पर खर्च, विलासी वस्तुओं की खरीद पर, अस्थायी परिसंपत्तियों की खरीद पर। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, तो यहाँ पे विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत में इस कर का सुझाव सबसे पहले काल्डोर ने दिया था। भारत में व्यय कर सर्वप्रथम अप्रैल 1958 में लागू किया गया था, लेकिन 1962 में ही इसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैट लागू करने की सिफारिश किसने की थी। भारत में वैट लागू करने की सिफारिश किसने की थी, पारिख कमेटी ने, झा कमेटी ने, तारापोर कमेटी ने, या फिर बजाज कमेटी ने। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी, झा कमेटी ने। दोस्तों, भारत में वर्ष 1976 में झा कमेटी अर्थात परोक्ष करारोपण जांच समिति ने बताया कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण वैट लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीमित रूप में मैन वैट की बात कही, मैन वैट, ठीक है, MANVAT। वर्ष 1986-87 में मोड वैट का जो है मोड वैट को लागू किया गया। केंद्र स्तर पर वैट लगाने की सिफारिश चलैया समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर संग्रहण और कर दरों के बीच संबंध को दर्शाता है। लाफर वक्र, लॉरेंज वक्र, उदासीनता वक्र, या फिर एंजिल वक्र। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे लाफर वक्र सही हो जाएगा। लाफर वक्र कर की दर और कुल कर राजस्व यानी कर संग्रहण के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, यदि मांग की लोच पूर्ति की लोच से कम हो तब कर का भार क्रेता पर अधिक पड़ेगा, विक्रेता पर अधिक पड़ेगा, दोनों पर बराबर पड़ेगा, या फिर केवल विक्रेता पर पड़ेगा। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए हो जाएगा, क्रेता पर पड़ेगा।